नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। ब्रेकिंग न्यूज आजमगढ़ विधानसभा मेहनगर के अंतर्गत मंगलवार रायपुर में सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का हुआ आगमन और उन्होंने युवाओं और बेरोजगारी पर दिया बयान। उन्होंने बताया कि जो सक्षम है उसे 100% बीजेपी सरकार नौकरी देने का कार्य करेगी और बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर यह सरकार चलेगी और दलित वह पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएगी। और उन्होंने बताया अपने 1.5 साल के कार्यकाल को जनता के बीच में रखा और फिर से एक बार आजमगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने की भरी हुंकार। अंकुश चौहान, ब्यूरो रिपोर्ट, 9 टीवी आजमगढ़। सही बोल रहे हैं। एक मिनट, अभी बात अच्छी योजना आप लोग के लिए सर क्या है योजना के बारे में सर हमें बताइए। हम लोग 10 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। वही बता रहे सुनिए, पूरे दुनिया में जितना सेक्टर है वो सारे सेक्टर का हब बनने जा रहा है आपका भारत में एक बच्चा खोजने से बेरोजगार नहीं मिलेगा। सर हम शिक्षा के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। जी सर हम 10 साल से हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं फिर वापिस आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। इस कैंसिल से हमें कैसे निजात मिलेगी सर, आप इसके बारे में हमें बताइए। ये कैंसिलेशन हो रहा है सर, हम बार बार भाग के सेंटर पे जा रहे हैं, सेंटर से वापस आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारा पेपर कैंसिल है। सर हम जिस उम्मीद से जा रहे हैं, जब उम्मीद हमारी टूटती है तो हमें बड़ा दुख होता है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं। और जो लोग भी उसके पीछे थे, जांच हुई है, पकड़े गए हैं, उनको सजा भी होगी। और मुख्यमंत्री जी ने तो तुरंत आदेश कर दिया था, जो भी उसके पीछे है उसको पकड़ो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और सर एक बीएड वालों के बारे में है, आपकी सरकार आई थी 2014 की बात से, 2017 में आपकी सरकार बनी, 18 में आपने आदेश लाया कि बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। 2023 में आए, बीएड वालों को बाहर कर दिए। आप इसके लिए संसद में क्या विचार किए? अच्छा ठीक है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सर हमने तो बीएड किया था आपके आदेश के अनुसार। आप बजट पत्र में लाए कि बीएड वालों को रखा जाएगा, तब हमने बीएड किया। इस पे ना एक वो दीजिए हमको, एक तो आवेदन लिख के दीजिए और इसको जो है हम उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे और इस पे जो भी लोग इसको करने वाले हैं, क्योंकि सर हम तो एक छोटे पूंजीपति, ऐसे बड़े पूंजीपति वाले तो है नहीं, हम छोटे लोग हैं ना। तो सर हम 1 लाख रुपए लगाकर बीएड कर रहे हैं और हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? 100% मिलेगी। और आपने सर अब तो हमारे पास तो चारा ही नहीं, क्योंकि हम बीएड धारी है ना। बिल्कुल। अब हम डीएलएड तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें तो छात्रवृत्ति का वो था वो भी नहीं मिलेगा। नहीं ठीक है, आप एक आवेदन लिख के दीजिएगा, भैया को दे दीजिएगा और हम उस पर काम करते हैं। क्या कहेंगे, जैसे आपके जो सरकार में, आपकी सरकार जो है 10 साल का कार्यकाल रहा, कहीं न कहीं जो है 2-2, 3-3, 9 लोग के ऊपर नहीं हुए हैं। कारण क्या है इस सरकार में? क्या मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो जहाँ उसका बहुत लाभ होता है वहाँ कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। टेक्नोलॉजी का दोष है? नहीं, टेक्नोलॉजी का दोष नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ जहाँ पे नई चीजें आती है तो उसमें जो बदमाशी करने वाले हैं वो भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसे सजा भी मिलेगी। और जो छात्र हैं उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी किया है कि उनकी जो भी परीक्षा होगी वो सिर्फ अपना आई कार्ड लेके जाएंगे। जैसे एक कैलेंडर जारी है, उस कैलेंडर में हमें ये पता चले कि हमारा पेपर अब है, हमें वैकेंसी अब आएगी और इसकी तैयारी इतने ड्यूरेशन के बीच में हमें चाहिए। तब तो सर एक यही मैं कह रहा था, आप अच्छी बात कर रहे हैं। इसको लिखित में दीजिए ना हमको, तो हम भी सामने दे पाएंगे। वो अच्छी बात कर रहे हैं आप, उसको एक लिखित में दीजिए हम। हाँ लिखवा लीजिएगा, वो हमको दीजिए। आप अच्छी बात बता रहे हैं, उसको हम भी सरकार के सामने रखेंगे। सर हम इतने परेशान हैं, हम दिल्ली पेपर देने जाते हैं, हम बिहार पेपर देने जाते हैं, राजस्थान पेपर देने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक 10 साल हो गया वैकेंसी कोई नहीं आई। और हम इस आप भी किए थे कि हमें अगले 2 या 3 साल में नौकरी मिल जाएगी, और 10 साल हो गए हमें अभी तक नौकरी नहीं मिली। हम अगले 8 साल से इलाहाबाद में रह रहे हैं। परिवार यही जब आते घर पूछते हैं कि नौकरी कब मिलेगी, हम अपने परिवार में क्या बताएंगे हमें नौकरी कब मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे तो शासन और प्रशासन दोनों शांत बैठे हैं। हमको दीजिए ये ना, आपका मुद्दा जो है
आप सही पूछ रहे हो, हमको दीजिएगा और इस पे हम ऊपर जाके बात करेंगे। सर मेरे एक्चुअली ये मेरी कमी नहीं है, तो जितने सबकी यही एक प्रॉब्लम है और कोई आपके सामने नहीं आ पा रहा है, और आपको ये चाहिए कि सर सबकी पूछे कि हमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये हम दंड झेल रहे हैं, हम परिवार का समाज का दंड झेलते हैं। हम यहाँ आके हम किसी के सामने बात नहीं करते हैं, जब कैसे बात करेंगे, कौन सा मूल्य की बात करेंगे इनसे हमें नौकरी नहीं मिली और क्यों नौकरी नहीं मिली हम बता भी नहीं सकते हैं। जो पेपर लीक होता है पर हम उसका दंड नहीं झेल पाते, यही एक सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में जिस तरह से तैयारी चल रही है और जो रोड मैप तैयार किया है प्रधानमंत्री, अरे 10 साल हो गया, हर किसी को मिलेगा। 2014 से 24 हो गया, फिर 10 साल हो गया, हम 10 साल में अभी तक थोड़ा और भी बात हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, थोड़ा और भी पूछेंगे और भी बात थोड़ा सा और भी इस बार आपका क्या रणनीति रहेगी, किस मुद्दे का चुनाव होने वाला है, क्या क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि पिछले 10 साल 4 करोड़ गरीब लोगों का मकान बना और अब की बार 3 करोड़ लोगों का और मकान बनाने का प्लान है। 5 साल और जो हमारे गरीब हैं उनको राशन मिलता रहे, ये भी है। भारत को दुनिया का आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरे दुनिया में भारत को हब बनाना है, ताकि एक भी आदमी बेरोजगार न रहे। जैसे आज भाई पूछ रहे थे, तो जब यहाँ हर सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगेगा तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, सबके पास रोजगार होगा। तो इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, संकल्प लेके काम कर रहे हैं और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसके लिए काम कर रहे हैं। सर आपका एक बयान आया है, आपने कहा है कि जो है जो गाड़ी जिस गाड़ी में सपा का झंडा है उसमें गुंडे हैं, क्या आप मानते हैं? आपके विजय लाल भाई आपके परिवार से आते हैं और आपको काले पोषण है, और क्या आप मानते हैं कि विजय लाल भी समाजवादी पार्टी से है, क्या वो भी गुंडे है? क्या आपने इस बयान में बोला है? मुझे लगता है कि जिस संदर्भ में मैंने बोला होगा कि कहीं पे एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हमको बुलाया गया और जब उस कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं तो 2-4 जो सपा के लोग हैं वो वहाँ पे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग उनको कहे कि आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। लोकतंत्र में हर किसी को हक है विरोध करने का, आपको विरोध करना आप करिएगा, लेकिन जिस दिन चुनाव आएगा जा करके आपको जिसको वोट देना होगा उसको दे दीजिएगा, जिसको नहीं देना होगा मत दीजिएगा। यहाँ गाली देके क्या फायदा है? यही बात की अखिलेश यादव का अभी कुछ दिन पहले बयान आया है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो चुनाव है ये हमारा संविधान का चुनाव है, आरक्षण का चुनाव है और भाईचारे का चुनाव है। इसमें आप क्या कहेंगे? मतलब जब बीजेपी सत्ता में आती है क्या आरक्षण के ऊपर खतरा बना रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप कहेंगे? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो संविधान की रक्षा कर सकते हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। बाकी ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये तो लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। ये तो संविधान में इनका भरोसा अगर होता तो ये संविधान के हिसाब से काम करते ना। पर इनकी जब सरकार आती है तो जो मैंने बात कहा था उसको आपने भी सवाल किया, तो इनके सरकार में क्या होती है? गुंडागर्दी होती है। आज तो कम से कम अगर कहीं कोई गलत परीक्षा का अगर कुछ हुआ है तो उसको तुरंत आदेश हुआ। इनके समय में तो सरकार की लिस्ट कुछ आई है, उसमें आते थे उखाड़ के अपनी लिस्ट चिपका देते थे, ये गुंडई होती थी इनकी। आज तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है, अगर आप योग्य हैं तो आप ही को नौकरी मिलेगी। मैं सांसद हूँ या कोई मंत्री है या कोई कुछ भी है, वो अगर किसी अयोग्य की पैरवी करेगा कि इसको दे दीजिए, कभी नहीं मिलेगी उसको। जो योग्य है उसको मिल जाएगी। तो ये अंतर है।
उनके राज्य में गुंडागर्दी चलती थी। अभी जो है कानून का शासन है और सबको हक मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। 2022 में आप जो है चुनाव हुआ और बुद्धू जमाली आपके क्षेत्र में थे, आजमगढ़ के, और धर्मेंद्र यादव भी थे। तो वो 2 लाख से अधिक वोट पाए थे, आप 3 लाख से कुछ वोट लीड किए। तो क्या इस बार जो है उनको राज्यसभा बना दिया गया है? समाजवादी पार्टी का राज्यसभा बना दिया गया है। क्या उनके आने से समाजवादी पार्टी में आपको खतरा बना रहेगा? नहीं, क्या है, बुद्धू जमाली जी गए ना, बसपा थोड़े चली गई है। अगर बसपा का गठबंधन होता सपा से और फिर वो 2.5 लाख वोट आप जोड़ते तो मैं भी मानता कि हाँ भाई वो तो बसपा का वोट है। और बुद्धू जमाली जी के जाने से बसपा थोड़े चली गई, बसपा का अपना वोट है, बल्कि उल्टा रहा है। हाँ, बल्कि सुनिए, उल्टा ये फायदा हो रहा है कि बसपा के जो लोग हैं वो भाजपा लोग हैं, वो भी भाजपा से जुड़ रहे हैं।